नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्पेशल शो आपके पास लाना पड़ा है क्योंकि मोदी जी नया डंका लाए हैं खरीद के। और वो नया डंका बजाते मोदी जी, उससे पहले डंका फट गया। साहब ने हमारे देश को दुनिया में 141वें नंबर पे पहुंचाया है और आपको चौथा नंबर बता करके ताली बजवाया जा रहा है आपसे। अभी थाली, कटोरी, चम्मच सब बजवाया जाएगा चौथा नंबर बताकर। हकीकत क्या है? जो डायरी, जो किताब आपको दिखाई जा रही है, उसकी जिल्द आप देख रहे हैं, अंदर के पन्नों में क्या है ये आपको नहीं बताया जा रहा, नहीं दिखाया। तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर के सारे पन्ने देखना बहुत दुष्कर है, बहुत टफ काम है उसको देखना समझना। लेकिन कम से कम जिल्द हटाएं तो कम से कम पहले पन्ने पर क्या लिखा है प्रस्तावना में, अगला पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, कुछ चैप्टर तो आज हम खोलेंगे ही खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि बारी बारी आकर के हर दूसरे तीसरे दिन ये पूरा पूरी 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 डायरी आपको पढ़वा दी जाए, भारत के सेहत की डायरी, जिसका जिल्द हमेशा मोदी जी बदलते रहते हैं। जिल्द इसलिए बदलते हैं क्योंकि पुरानी एक जिल्द आती है, तुरंत ही वो कुछ ही दिन में उसका असली सच बाहर आ जाता है, फिर नई जिल्द आ जाती है। मतलब एक ही डायरी है, उसी अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है। हर चौथे दिन नई किताब रिलीज कर देते हैं। तो हम आते हैं खबर पे। खबर ये है कि देश, भारत देश दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन, अब चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये जिल्द पे लिखा है, अंदर पन्नों में क्या लिखा है ये समझने के लिए एक साथी चाहिए, तो हमारे साथ हेमंत अत्री भाई जोड़ लीजिए। तो अंदर का पन्ना सब खोलेंगे। स्वागत है भाई। अब दिखाइए जरा, खबरें दिखाइए दनादन। ये देखिए आप, देखिए रजत शर्मा बड़ा आयोजन कर रहे हैं, मुझे लगता है लंगर उंगर कर डालना चाहिए इनको इंडिया टीवी पे। जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना भारत। अब हमसे आगे हैं सिर्फ ये 3 देश। उन तीनों को देखिए, उन तीनों की चिंता कितनी होगी इस समय। आगे दिखाइए, अगला अगला दिखाइए। अभी अभी बस इंतजार करिए थोड़ा सा हमारे साथ। इंडिया ओवरटेक्स जापान टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नीति आयोग के सीईओ हैं ये, इन्होंने बताया। इन्हीं के हवाले से खबर चल रही। अब अगला भी दिखा दीजिए, अगला भी ले आइए ताकि चीजें बिल्कुल पुष्ट हो जाएं। अगला ले, देखिए ये ग्राफ राफ बन गया है, ग्राफ दौड़ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स 30.507 ट्रिलियन। ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ अभी दोबारा दिखाएंगे, इससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा दुनिया की हकीकत। चाइना 19.231 ट्रिलियन। जर्मनी जर्मनी 4.744 ट्रिलियन। इंडिया 4.187 ट्रिलियन। जापान 4.186 ट्रिलियन। रोक दीजिए बस बस। 0.001 ट्रिलियन इंडिया ऊपर दिख रहा है जापान से। अब हटा दीजिए, ये ठीक है। लेकिन डंका कई बार होता है ना कि समय से पहले, अभी बारात नहीं निकली उसके पहले ही लगे बजाने, तो रोकना पड़ता है। रुको भाई साहब, अभी दूल्हा तैयार हो। मैं आपको डीडी न्यूज की खबर दिखाऊंगा, किसी और की नहीं दिखाएंगे। नहीं तो ऑथेंटिसिटी पर आप लोग सवाल खड़ा कर सकते हैं। इसका चौथा पैराग्राफ ले आइए और हेमंत अत्री जी से मैं कहूंगा, निवेदन करूंगा कि हेमंत भाई जरा आप बताइए कि भारत बन गया है या बनने वाला है। पहले तो ये सवाल, दूसरे सवाल पर फिर आएंगे। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। और जैसा कि आपने बताया कि चौथे नंबर पर भारत आ गया है उसमें अर्थव्यवस्था के हिसाब से, और ये डंका बज गया है। अब यहाँ पर ये चौथा पैरा पढ़िए आप। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ। IMF ने इस महीने पहले जारी की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है, स्टेटेड दैट इंडिया इज सेट टू बिकम, भारत बनने वाला है, द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2025। अभी आप मई में हैं और IMF ने कहा है कि भारत 2025 में बनने वाला है। उसने ये कहीं नहीं कहा है कि बन गया है। तो ये ऊपर क्या लिखा है इसमें, यहाँ पे देखिए क्या है, इकोनॉमी इन 2025।
India's nominal GDP is projected to rise to US 4187 billion, surpassing Japan's estimated 4186 बिलियन डॉलर, यानी कि $1 बिलियन का अंतर रहेगा और ये इस साल में बनने वाला है। अब इसका पहला पैरा दिखाइए, वहां घोषणा की गई है कि बन गया है, ये आपको साफ दिखा दिया। इंडिया हैज, ये आप देखिए इंट्रोडक्शन है, डीडी न्यूज का है, ये मेरा नाम। इंडिया हैज ओवरटेकन जापान, जाइए आपकी घोषणा ही कर दी, भारत जापान से आगे निकल गया है, to becomes the world's fourth largest economy and is now poised to surpass Germany to claim the third position within the next 2.5 to 3 years, according to नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा दर्शकों को कि BVR सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि जापान को सरपास कर दिया है और वो IMF की रिपोर्ट में उसी को वही कोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2025 में दे आर पॉइज्ड टू, बनने वाले, प्रोजेक्टेड टू, वो एक ही बात है। तो आशीष जी, इसका टाइमिंग देखिए, हर चीज का ना मोदी जी की जो इवेंट होती है उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दुनिया के अंदर आपका ऑलरेडी डंका बजा रहे हैं सारे के सारे, 7 प्रतिनिधिमंडल भेज रखे हैं आपने, ऑल पार्टी डेलीगेशन। जयशंकर जी अलग से यूरोप में बजा करके आए हैं, मोदी जी बजाते ही रहते हैं समय समय पर। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बाद लगातार डंका बजी रहा है और उसके बाद जो सवाल थे, और सीज फायर चूंकि लोगों को हजम नहीं हो रहा है, राइट विंग को भी, तो उस सारे में एक नया ये निकाल रहा है कि कल सीईओ की मीटिंग थी उसकी क्या नाम, नीति आयोग की, आज घोषणा कर दी कि चौथे नंबर पे हम आ गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कवर पढ़ा दिया है, शीर्षक पढ़ा दिया है, लेकिन खबर के चौथे पैरे में क्या है वो आपको मैंने पढ़ा दिया है, सारे दर्शक साथियों को पढ़ा। अब भगत ताली बजाएं, उनको बड़ी मुबारक, सारी बात हमें भी बड़ी खुशी है कि चलो नहीं बनाया तो 2 महीने में 4 महीने में बन जाएगा, वो कोई बहुत महान बात नहीं है, वो एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है। भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है और हमारा साइज बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से वो है। लेकिन असली चीज जब आप बात आएंगे कि जो असलियत क्या होती है कि जब आप देखते हैं ना वर्ल्ड की इकोनॉमी, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय में हम कहाँ थे, सबसे संपन्नता किसी भी राष्ट्र की उससे तय होती है। तो उसमें आपको बता दूं मैं कि उसमें हम 141वें नंबर पर थे पूरी दुनिया की। आप हाँ, पूरी दुनिया की जी, इन 2025 इंडिया रैंक्स 141 आउट ऑफ 194 इकोनॉमीज। दुनिया की 194 इकोनॉमीज में से भारत 141वें पे खड़ा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा इनकम, अकॉर्डिंग टू द IMF। ये भी IMF का ही डेटा है। Despite being the 5th largest economy globally, India's per capita income is significantly lower than many other countries. This is primarily due to its large population, which dilutes the overall GDP per capita. तो ज्यादा आबादी के कारण ये घट जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसको हटा दीजिए जरा, अब इसके असलियत पर आ जाए, क्योंकि पूरी पिक्चर दिखाने, जैसे आदत है ना पिक्चर पूरी दिखानी है, ट्रेलर दिखाने के लिए और भाई बहुत सारे हैं जिनके आपने दिखा दिया। भारत 141वें नंबर पे है, ये दिखा दिया, IMF का ही डेटा है सारा। अब पूरी दुनिया की स्थिति क्या है? अमेरिका के अंदर प्रति व्यक्ति आय 75.89 लाख रुपए हर साल एक व्यक्ति, जर्मनी की 47.61 लाख रुपए, जापान की 28.92 लाख, चाइना की 11.65 लाख और भारत की 1,84,000। ये आपकी पर कैपिटा इनकम है भारत की, विच इज लोअर देन मेनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन, इंडिया इज ए मिडिल इनकम कंट्री। कहने को आप देखेंगे, जब आप डेटा दिखा रहे थे आपने दिखाया कि जो सबसे सेकंड जो अपनी जो इकोनॉमी है वो चाइना है। चाइना है 19 ट्रिलियन से ऊपर है, लेकिन उसकी भी आबादी ज्यादा है, उसके बावजूद उसकी इनकम 11.65 लाख पर कैपिटा है और आपकी 1.84 लाख है। अब आप समझ लीजिए कि आपसे 7 या 8 गुना प्रति व्यक्ति आए चाइना की। थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आप इजाजत दें तो 1980 में के दशक में भारत और चाइना बिल्कुल समानांतर थे, बिल्कुल बराबर खड़े थे, दोनों की इकोनॉमी का साइज बिल्कुल सेम। पिछले 45 साल में चाइना चला गया अपने 19 ट्रिलियन से ऊपर और हम अभी 4 पर ही घिसट रहे, जिसको मोदी जी कभी कह देते 20 ट्रिलियन, कभी कहते राजनाथ आते 30 ट्रिलियन, फिर जो आपके कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल वो कहते 50 ट्रिलियन, वो बता देते 2075 तक का सारा बताते जाते, कोई खास बात नहीं। तो चाइना हमारे बराबर था 80s में, आज वो हमसे लगभग 5 गुना बड़ी इकोनॉमी, जो जयशंकर जी ने भी बताया था बड़े एक फेमस इंटरव्यू में कि मुझसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, आप क्या चाहते हैं, मुझसे पंगा ले लो। तो वो सारी बात है। जो अर्थव्यवस्था की असली तस्वीर है आशीष भाई, उसमें क्या है कि प्रति व्यक्ति आय पे हम कहाँ खड़े हैं, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा में हम कहाँ खड़े हैं। ओवरऑल जो आप देखते हैं जब किसी देश का, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
एजुकेशन में आप कहाँ हैं, हेल्थ में कहाँ हैं, उसमें आप कहीं खड़े नहीं होते। जब आप पहले 4 की छोड़िए 40 की बात, 40 देशों की बात करें तो यू आर नोवेयर ऑन दोज क्रिटिकल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर्स। असलियत क्या होती है कि असली जो बात है, अर्थव्यवस्था अपनी जगह है, प्रति व्यक्ति आय और संपन्नता इज द ओनली क्राइटेरिया। 140 करोड़ की आबादी में, भक्तों को फिर याद दिला दूं, ज्यादा उछले ना वो, 140 करोड़ की आबादी है देश की, उसमें से 82 करोड़, सरकार का आंकड़ा है, मेरा राशि चित्रांशी का नहीं है, 82 करोड़ 5 किलो मुफ्त अनाज पर है, जो कि कुल आबादी का 60%। ये मैंने सारा डेटा निकाला, 60% आबादी 5 किलो अनाज पर है। उसके बाद आप विश्वगुरु, तो ऐसा विश्वगुरु आपको मुबारक। अगली बात, आज देश के अंदर आर्थिक समानता, पूरे के पूरे पैरामीटर्स पे जाइए आप, इकोनॉमी की बात करें बहुत ब्रीफ, क्या है? सबसे बड़ा कारण है आर्थिक असमानता और गरीबी, बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट। शिक्षा, कौशल में कमी, हुनर है ही नहीं, 10वीं कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, घर बैठे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कौशल नहीं, हमें कोई काम की तमीज नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बुनियादी ढांचे में कमी, बिजली, सड़क, पानी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, नौकरशाही, भ्रष्टाचार, कृषि क्षेत्र क्राइसिस में है। तो ये सारी के सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम को वहां खड़े किए हुए हैं जहां ये नहीं होनी चाहिए, 1,84,000। लैटिन अमेरिका जैसी स्थिति आपकी है। कारण जब जाएंगे सामाजिक आर्थिक कारण में आप जाएंगे, सबसे बड़ा कारण है सामाजिक सौहार्द का ना होना। आज की तारीख में जो विदेशी निवेश था भारत का, वो $0.3 बिलियन पे आ गया है इस साल के अंदर, $0.3 बिलियन। सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिकता, लैंगिक असमानता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक रूढ़ियां, ये सारी वो समस्याएं हैं जो समावेशी जो विकास होता है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बाधा है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? नीतिगत सुधार चाहिए, सामाजिक निवेश चाहिए, तकनीकी और कौशल में नवाचार चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आपका स्थान 141वां है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पे आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आय की असमानता जहां से मैंने शुरू किया था, आप केवल कल्पना कर सकते हैं आशीष भाई, भयावह शब्द प्रयोग कर रहा हूं। 2023 की ऑक्सफैम रिपोर्ट है, शीर्ष 1% भारत की जो आबादी है, 1% टॉप, उसके पास देश की कुल संपत्ति का 40.5 हिस्सा है। 1% आबादी, 40.5% हिस्सा। और जो निचले 50% है देश की आबादी के, यानी कि आखिर के 70 करोड़, उनके पास, निचले 50 के पास केवल 3% हिस्सा है। 3%। आर्थिक असमानता का ऐसा गजब उदाहरण सोचिए आप। 2022 की विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 10% सबसे अमीर लोगों के पास, जो भारत में 10% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास देश की कुल आय का 57% हिस्सा है। 57% और शीर्ष 1% की संपत्ति में लगातार बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, लगातार। और अडानी और अंबानी का तो आप देखते ही, हम अडानी ने तो कमाल ही कर रखा है जब मोदी जी आए थे, राजवा का। और सबसे बड़ी चिंता की बात आशीष भाई क्या है, जो पलायन का कारण कहीं ना कहीं बन रही है, मध्यम और निम्न वर्ग, जिसमें मैक्सिमम भगत शामिल है, मध्यम और निम्न वर्ग का हिस्सा लगातार सिकुड़ता जा रहा है, बढ़ने की बजाय वो संकुचित होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो जो आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, जिस जीडीपी साइज की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वो उसके सबसे बड़ा कारण है देश का साइज, आकार, उसके बाद देश की आबादी। तो ये एक स्वतः स्फूर्त एक प्रक्रिया है। और इसमें जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो मैंने वो इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने क्या कहा, 2016 में नोटबंदी हुई, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस समय कहा था कि 2% कम से कम जीडीपी का इस पे नुकसान हो गया है, 2% एनुअली, केवल और केवल आपके दो कारणों के कारण उन्होंने बताया था। नंबर एक, जो आपने नोटबंदी की, और दूसरा आपने जो फाल्टी जीएसटी लागू की। उन्होंने कहा कि अगर ये ना हुआ होता तो भारत चौथी इकोनॉमी 2020 में ही बन जाता। 2000, तो इसका मतलब हम चौथी इकोनॉमी जो बने हैं दुनिया की, वो 5 साल लेट बन रहे हैं। ये कोई नहीं बताएगा भक्तों को, ये 2020 में हो जाता अगर आपने 2016 के अंदर नोटबंदी ना की होती। क्यों? क्योंकि उससे सारा एमएसएमई सेक्टर जो था, और उसके अलावा जो हमारा कैश का सर्कल था, वो सारे का सारा ठप होकर के रह गया था, आपको ध्यान। और एक छोटी सी चीज और बता दो जो हैरान कर देगी सारे देश को, 2016 की नोटबंदी की समय मोदी जी ने क्या कहा था
कि कैशलेस, फ्लैश कैश और वो सारी बात। 2016 में जब नोटबंदी आपने की थी तो देश में 16 लाख करोड़ रुपए का कैश था इन सर्कुलेशन, 16 लाख करोड़ का। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, आज ये 35 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन आज भारत में 35 लाख करोड़ है। तो ये आपकी लेस कैश भी हो गया, कैशलेस भी हो गया, मोदी जी का काला धन भी समाप्त हो गया और आतंकवाद तो खत्म हो ही गया। पता ही है आपको जो नोटबंदी के सारे स्टेटेड वो थे। ये सारी एक्चुअल पोजीशन है आज देश की अर्थव्यवस्था की। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर था वो आज तक के ऐतिहासिक लो पर है, $0.3 बिलियन, जो भूतों ने भविष्य हाल के सामने देखा गया है। ये है मोदी जी की अचीवमेंट। लेकिन चूंकि पहलगाम के आतंकी नहीं पकड़े गए अभी तक, तो सीज फायर क्यों किया गया, किसके कारण किया गया, उनके जवाब नहीं आए। तो ये आपने जो ओपनिंग का सेंटेंस कहा था कि नया डंका मोदी जी ले आए हैं, आईएमएफ कह रहा है कि इस साल बन जाएंगे और $1 बिलियन का फर्क रहेगा जापान के साथ। लेकिन सारे मीडिया ने क्या चला दिया है, देखा आपने, सारी फोटो दिखाई, पिक्चर दिखाई, कि बन गए हैं, ऑलरेडी बन गए हैं या बनने वाले हैं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि पर कैपिटा इनकम और अपनी संपन्नता इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप कहां खड़े हैं विज अदर पीयर्स जो उस इलीट ग्रुप में है, 1 से 4, 1 से 5। आप तो 141वें नंबर पर खड़े हैं। ये सारे का सारा है जो एक नैरेटिव बनाया गया है ताकि भक्तजन अपनी घंटी बजा सके, ताली थाली जैसा आपने बताया, वो सारा कार्यक्रम कर सके। अर्थव्यवस्था की असली हकीकत ये है जो आपके सामने। मैं ऑफिशियल जो आपने 1,84,000 कहा साल का, ऑफिशियल दिखा देता हूँ। जब ले आइए स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है, ये देखिए आप, ये 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है, नीचे आप देखिए 184,000 रुपीज एवरेज, द कंट्रीज एवरेज पर कैपिटा इनकम दैट ईयर वाज एन एस्टिमेटेड 184,000 रुपीज, यानी 1,84,000 रुपए। ये करीब करीब 15 सवा 15,000 रुपए, मतलब 15,000 कुछ सौ रुपए महीने का होता है। 140 देशों में प्रति व्यक्ति आय हमसे ज्यादा है। 140 देशों में, यह हम चौथे डुगडुगी बजा रहे हैं। क्यों चौथे डुगडुगी? कि हमें क्या पिक एंड चूज में हमें क्या अब ये जीडीपी कौन समझता है, कौन समझता है? तो हम वही चीज बता दें जो समझ ना पाए आदमी, कहे हम चौथे गए, गए ताली बजाओ, गए। ये जीडीपी दरअसल पूरे अर्थव्यवस्था का आकार होती है, जिसमें हमारे आपके और हम आप छोड़ दीजिए, इसमें जो इस देश का सबसे गरीब व्यक्ति है उसका भी योगदान है। इसमें नरेंद्र मोदी का नहीं योगदान है। नरेंद्र मोदी का योगदान बड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि उनके वार्डरोब में ज्यादा कपड़े हैं, उनके सुरैक में ज्यादा जूते हैं, उनके पास घड़ियों का कलेक्शन ज्यादा है, इसलिए जीडीपी में योगदान उनका बड़ा है। प्रधानमंत्री के रूप में मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री होकर के वो ज्यादा 56 इंच की छाती से धक्का मारे हैं अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में जीडीपी क्या होता है आप समझिए, मोटा मोटी समझिए, बहुत तकनीकी में नहीं जाएंगे, नहीं तो तकनीकी में लोग समझते। पूरे देश में गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होती है, कंप्लीट वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज, यही पूरा संसार है। गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाएं, इनका जो कुल मूल्य है वही जीडीपी है। इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह सब आ जाता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का कुल मूल्य कैसे पता चलता है? आप जूता खरीदोगे, मोजा खरीदोगे, चश्मा खरीदोगे, बुशर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, वही गुड्स है। और सर्विसेज क्या है? सर्विसेज आप बैंकिंग सेक्टर से लेकर के और कॉल सेंटर तक और जहां जो कर रहे हो सब सर्विसेज, होटल रेस्टोरेंट में सब जगह जा रहे हो, सब जगह जो है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का टोटल, ये भारत की जो 143-44 करोड़, दुनिया में हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री अब है, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए इस जो जीडीपी का आकार है ना, अर्थव्यवस्था का आकार, ये नेचुरली बढ़ता है। इसमें सरकार की नीतियां बूस्टर का काम करती हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। सरकार की नीतियां बूस्टर का काम करती हैं कि इसकी स्पीड को, इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने की रफ्तार को वो बढ़ा देती है बूस्टर डालकर। वो बूस्टर उनकी पॉलिसी होती है कि उस पॉलिसी से लोगों की क्रय शक्ति कितनी बढ़ती है,
यानी हम आप अपने जेब में, हमारे आपकी जेब में पैसा कितना आता है, और जितना पैसा हमारी जेब में होगा उसी को हम कहते हैं क्रय शक्ति, यानी हम उतना स्पेंड करेंगे। यही सरकार की उसमें भूमिका होती है। हम यहां पर आ रहे हैं, जब आते हैं हम पर कैपिटा इनकम एवरेज पर, तो वहां पर सरकार की महती भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि इनकम में असमानता न होने पाए, समान रूप से नीचे तक धन जाए। 15,000 रुपए महीने की हमारे यहाँ की कमाई एक औसत कमाई है। इसमें अडानी अंबानी और उनका जो बच्चा है शेर हाथी के साथ खेलता है, सबका कमाई जुड़ा, उनको जोड़ के 15,000 आता है। अगर उन सबको ऊपर के 10% आबादी को हटा दे तो 1,500 रुपए आएगा। तो 15,000 रुपए महीने कमाई आती है। अमेरिका के आदमी की कमाई 75 लाख रुपए है, यानी महीने में वो 6.5 लाख रुपए के आसपास कमाता है। 6.5 लाख महीने में, 6.5 लाख रुपए महीने। और हम अंबानी अडानी सबका जोड़ ले रहे संपत्ति, तब हमारा आ रहा है 15,000 रुपए महीने। अब आप बताइए कहां खड़े हैं? बोलिए मोदी जी जिंदाबाद। अब बताइए कहां खड़े हैं? ये फर्क, एक एक देश में 6.5 लाख रुपए वहां का हर आदमी, मैं औसत कर रहा हूं, हर आदमी 6.5 लाख रुपए कमा रहा है, और आप 15,000 कमा रहे हो। 6.5 लाख और 15,000 में अंतर कितना है? 40-50 गुना का अंतर, 40-50 गुना, इतना बड़ा अंतर है, 40-50 गुना का अंतर। और हम चौथी अर्थव्यवस्था पे जश्न मनाए, क्यों मनाए? कुछ गंभीर सवालात हैं, फैक्ट्स के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, इसके अलावा हमारा जो पर कैपिटा इनकम कम है, चाइना से कंपैरिजन अक्सर होता है। और बहुत सारे लोग, अभी एक स्क्रीनशॉट दिखाया तो उसमें था ना कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए हमारी पर कैपिटा इनकम कम होती है। तो अमेरिका को हम किनारे कर देते हैं। हम तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे टारगेट पे चाइना है ना, जो कुछ ही दिन में भीख मांगेगा, चाइना को घुटने पर ले आए हैं मोदी जी, गिड़गिड़ा रहा है जिनपिंग। तो उसका भी प्रति व्यक्ति आय 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय। हमारे प्रति व्यक्ति आय 15,000। तो वो जो जिनपिंग गिड़गिड़ा रहा है, उसके बावजूद 1 लाख रुपए अपने आदमी के, अपने नागरिक के जेब में डाल रहा है। हमारा 15,000। फिर एक फैक्ट और, 2014 तक जब तक भारत कंगाल था, भिखमंगा था, हालांकि उसके पहले अभी हेमंत भाई ने बताया है कि 1980 के दशक तक भारत और चीन की इकोनॉमी बराबर थी। लेकिन मोदी जी, कंगना रनौत, इन लोगों की माने तो 14 तक कुछ नहीं था। 2014 में भारत में पर कैपिटा इनकम करीब $1,600 था। डॉलर में मैं बताता हूँ, $1,600 पर कैपिटा इनकम था। आज $2,481 के आसपास है, मतलब $2,400। 11 साल में $800 पर कैपिटा इनकम बढ़ा है भारत का। 11 साल में $800, यानी साल में $100 का भी एवरेज नहीं है पर कैपिटा इनकम बढ़ने का, $100 का भी नहीं। अब और एक तथ्य आते हैं, फिर लॉजिक पे चल रहे हैं एक लाइन से एवं भाई, इसलिए थोड़ा सा हमारे देश के नीति आयोग जो 2047 तक विकसित भारत बनाने का पूरा प्रोजेक्ट बना रही है, उसके मुखिया ने कहा, सीईओ ने कहा कि $14,000 प्रति व्यक्ति आय हमको करनी होगी ताकि हम विकसित देश बन पाए। $14,000 प्रति व्यक्ति आय करनी होगी। आज हम $2,400 पर है। 14,000 में से 2,400 आप घटाइए, 14,000 में 2,400 घटाइए, 11,600 होता है। हम अगर $100 हमारी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम साल भर में $100 का एवरेज नहीं है 10 साल का, लेकिन मैं $100 मान लेता हूं, $100। तो $100 एक साल में अगर बढ़ाते हैं तो $11,600 कितने साल में बढ़ाएंगे? हेमंत भाई बताइए। 116 साल लगेगी। 116। लेकिन हम भाई मोटा मोटा, हमारे दिमाग कम है, मोटा मोटा बात कर रहे हैं। $100 पे इस रेशियो से तो 116 साल, 126 साल ना, नहीं 116 साल, हाँ 116 सही, 116 साल।
116 साल, तो 2025 में 116 जोड़ दीजिए, 2141 में $14,000 पे हम पहुंचेंगे, जहां पर आज चीन जिसको क्रॉस कर चुका है। यानी जहां आज चीन है, फिर हम कहे मोटा मोटा बात कर रहे हैं जो हमको समझ में आज जहां चीन है वहां पहुंचने में हमको 116 साल। अब एक बात और कह देता हूं, फिर अभी 2004 से 14 और 14 से 25 भी हेमंत भाई दिखाने वाले हैं। चर्चा तकनीकी है, हम लोग का ज्ञान का विषय नहीं, तब भी लंबी होगी। मैं एक और जो अभी आपको दिखाया था डीडी न्यूज वाला, ले आइए एक बार डीडी न्यूज वाले का तीसरा पैरा दिखाइए, और आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आप सब लोग गूगल पर भी सर्च कर लीजिएगा। इसके तीसरे पैराग्राफ में आइए, तीसरे पैराग्राफ में आइए इसके, ओनली द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड जर्मनी आर currently ahead of us if we stick on to what is being planned, and through it's just a matter of another 2 to 3 years before we become the third largest economy, he added. ये ही added है, मतलब सीईओ नीति आयोग, यानी जर्मनी को पीछे करने में हमें 3 साल लगेंगे 2028। ये सिर्फ यही नहीं, हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब वो इकोनॉमी वाली लिस्ट ले आइए जहां पर 1 2 3 4 था, उसको ले आइए। 3 साल आप कहीं भी सर्च करेंगे तो 2028 में बताया जा रहा है कि हम पीछे छोड़ देंगे 2028 में जर्मनी। अब भारत कहां है देखिए, 4.187, रोक दीजिए भैया, रोक। 4.187, जर्मनी कहां है 4.744, यानी करीब करीब 0.5 टू 0.6 ट्रिलियन का अंतर है, 0.5 टू 0.6 ट्रिलियन का अंतर, हटा दीजिए। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि साइमल्टेनियसली ऐसा नहीं है कि जर्मनी वहीं रुका रहेगा, हम बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे, वो अपनी ग्रोथ से बढ़ेगा, हम अपनी ग्रोथ से बढ़ेंगे, लेकिन दौड़ में कहते दोनों साथ दौड़ते, एक लेवल पे आकर छोड़ना होता है पीछे। आज की तारीख में 0.5 ट्रिलियन डॉलर का जहां फर्क है, उसको पीछे छोड़ने में हमें 3 साल लगने जा रहे हैं। अमेरिका आज 30.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का देश है, यानी भारत से 26.5 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा, 26.5 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा। आधा ट्रिलियन में 3 साल, तो 27 ट्रिलियन में 81 साल, 81 साल। वो ये भी एक अनुमान है। अब अनुमान इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक और उदाहरण आपको दूंगा, एक खाली क्षमा कीजिएगा मैं हेमंत भाई, भारत की इकोनॉमी, ये मैं भारत के बड़े मीडिया पोर्टल्स को बता रहा हूं जो डुगडुगी बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 10 साल में 105% बढ़ी। अब बताता हूं आपको, भारत की इकोनॉमी 2.1 से 2014 में और अब 4.3 पर है, 105% बढ़ी। ठीक है, कितनी बढ़ी अमाउंट में, कितनी बढ़ी, 2.1 से 4.3, मतलब 2.2 ट्रिलियन डॉलर। ओके, अमेरिका की इकोनॉमी मात्र 66% बढ़ी है, मात्र 66%। ठीक, भारत कितना तेज रहा, लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी 18.1 ट्रिलियन से 30.5 ट्रिलियन पर पहुंची, 30.3 ट्रिलियन। कितनी बढ़ी, 12 ट्रिलियन से ज्यादा। जब हम 2 ट्रिलियन बढ़े 10 साल में, तो अमेरिका 12 ट्रिलियन बढ़ा। हम जब बहुत चीजें बताई जाती है, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया बताती है, हम 6% की जीडीपी ग्रोथ हमारी रफ्तार है, दुनिया में सबसे तेज है, चाइना 1.5% पे है, अमेरिका 1.25% पे है, जापान 0.5% पर है। ये चर्चा नहीं लोग करते कि आपके पास 500 रुपया है और आपके ग्रोथ रेट 50%, तो ग्रोथ रेट 500 का कितना हो गया, 750। और किसी के पास 5 लाख रुपया है, उसका ग्रोथ रेट 1%, तो 5 लाख का 1% भी 5,000 हुआ। आप 250 रुपए बढ़े तो वो 5,000 बढ़ा, आप 50% ग्रोथ रेट लेकर के। तो ये सेचुरेशन होता है
हमारे पास हमारे 143 करोड़ की ताकत है, इसलिए रेट है। अब कथा मेरी समाप्त। अब आप जरा तुलना कर दीजिए, हम इसलिए ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बात हम चाह रहे थे कि आ जाए। आपने जिस चीज का जिक्र किया आज कि भाई आज हमने जापान को निपटा दिया है, जापान को पीछे छोड़ दिया है, यही सब बात हो रही है। जापान की जो आम व्यक्ति की आय है पर व्यक्ति हर महीने वो 2,40,000 है, जिसको आपने पछाड़ दिया आज। जिसको आपने आज पछाड़ा उसमें प्रति व्यक्ति आय हर महीने 2.40 लाख है। आपकी एक साल की 1,84,000 उसको पछाड़ा है आप। और मीडिया क्या कह रहा है कि आपने जापान को पछाड़ दिया, हो गया फिर विश्व गुरु हो गए, डंका बज गया, बात खत्म। ये जो चीज है यही समझाने की बात है दर्शकों को कि जापान छोटा देश है, उसकी आबादी भी कम है, एरिया भी कम है, उसके बावजूद अगर आप उनका वो देखेंगे लिविंग स्टैंडर्ड, उनका जो संपन्नता इंडेक्स, उनके यहाँ स्वास्थ्य, उनके यहाँ पेयजल, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी चीजें दे आर फार फार बेटर देन अस। और हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में या पर कैपिटा इनकम के मामले में आज भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है, यही सच्चाई है। उसके अलावा आप जो मर्जी आए डंका बजाते रहिए। चाइना की अगर आप बात करेंगे, चाइना की जो महीने की वो है साल की 11.65 लाख, चाइना तो आपके बराबर ही खड़ा था ना। चाइना के जो एक आदमी जो 2 महीने में कमाता है वो आपकी साल की कमाई है। इसको उस रूप में भी देखिए। चाइना का व्यक्ति हर महीने, जैसा आपने जिक्र किया था, उसको और सिंप्लीफाई कर दूं, चाइना का आदमी हर महीने 1 लाख रुपया कमाता है और एन एवरेज औसत, और आप 15,000 रुपए कमाते हैं, जिसमें अंबानी और अडानी का भी औसत मिला हुआ। तो ये आपकी असली तस्वीर है। जमीन पर रहिए, अंदर झांकिए, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, किसकी इनकम बढ़ रही है। टॉप 1 की इनकम बेतहाशा बढ़ रही है। टॉप 1 की इनकम 1% की बेतहाशा बढ़ रही है। और जो सबसे मिडिल ग्रुप, जो लोअर ग्रुप है, आखिरी के जो नीचे के 50% लोग हैं, जो 70 करोड़ कह लीजिए, 72 करोड़ कह लीजिए, उनके पास देश की कुल संपत्ति का केवल 3% है। ये है आपकी असली तस्वीर। और जो टॉप 1% है, उनके पास 40.5% हिस्सा है। तो जो आर्थिक असमानता है, यही वो पिक्चर है जिसको ये लोग छुपाना चाहते हैं। और मेरा और आपका काम है वो बताने का कि आप ये जिल्द बदलने से, पन्ने बदलने से, ये रोजी पिक्चर देखने से इससे काम नहीं चलेगा। अंदर झांकिए कि आप 10 साल पहले कहां थे और आज कहां खड़े हैं। और एक वो चार्ट मैंने दिया था आपको, मनमोहन सिंह बनाम अपने क्या नाम है नरेंद्र मोदी जी का, अगर एक बार आप दिखाएं तो उसको बहुत ब्रीफ में मैं 1 सेकंड के लिए, वो जो डेटा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मनमोहन सिंह जी, जिनको मोहन सिंह कहते थे मोदी जी, उनके टाइम में 10 साल में जो जीडीपी का एवरेज ग्रोथ था वो 8.1% था। जो मोदी जी के 10 साल में 5.7% है। सोच लीजिए, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ उस समय 14.95% था, इस समय 10.31% है। रियल जीडीपी ग्रोथ उस समय 6.8% था, आज की तारीख में 5.9% है। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ मनमोहन सिंह जी के समय में 250% थी। नोट कीजिएगा, अंडरलाइन भक्तों को बताइएगा इसको। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ 250% थी, आज वो 34.52% है, आम भगत की, आम आदमी की। और अडानी की कितनी है, वो कितने हजार गुना है या लाख गुना है, वो भगत देख लेंगे अपने आप। फिस्कल डेफिसिट जो था मनमोहन सिंह जी के टाइम में, वो 4.7% था जीडीपी की तुलना में, आज 5.1% है। उस समय जो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था, उसकी जो ग्रोथ थी वो 222% थी, आज केवल 91% है। जो विदेशी कर्ज है 2009 में हम पर 224 बिलियन था, आज 635.3 बिलियन है। सेंसेक्स का रिटर्न मनमोहन सिंह जी के समय में जो सीएजीआर के हिसाब से वो 14.2% था, आज वो 12.9% है। तो ये डंका बजा है मोदी जी का, जो लोगों को समझने की जरूरत है कि वो 10 साल और ये 10 साल, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भगतों को आजादी 2014 के बाद मिली, उससे पहले भगत गुलाम थे, वो अब आजाद हुए हैं। ये देश की असली पिक्चर है जो इन्हीं के सोर्सेज के द्वारा ऑफिशियल है, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, ये हकीकत है। ये जो आपने दिखाया, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपने दिखाया ना, एक बार इसको दोबारा दिखाया गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में हम लोग लाए हैं इसको, लेकिन ये 4 से 14 और 14 से 24 दिखाइए कंट्रोल रूम। ये सबसे महत्वपूर्ण, हमें रिपीट इसलिए करने के लिए रोक रहा हूँ कि यही आप जो है आपको व्हाट्सएप पे आएगा कि देखिए कहां पहुंचा। 4 से 14 एवरेज जीडीपी ग्रोथ 8.1% और
14 से 24 5.7। नॉमिनल और रियल की बात मैंने कही थी, नॉमिनल और रियल में फर्क होता है। कई बार आपको झांसा देने के लिए नॉमिनल दिखाया जाता है, आंकड़े रियल के स्टेब्लिश होते हैं। रियल और नॉमिनल में फर्क यह है, रियल करंट रेट्स पर होता है और नॉमिनल करंट रेट्स पे होता है, और जो रियल होता है वो बेस ईयर पर होता है। रियल 2011 इंडिया में 2011 बेस ईयर, 2011 बेस ईयर, उसी पर आधार वर्ष जिसको बोलते हैं, उस पर रियल चलता है। और जब दुनिया में ऑथेंटिक डाटा पर जब चर्चा होता है, एनालाइज किया जाता है, तो रियल डाटा पे होता है, रियल जीडीपी ग्रोथ पर। तो नॉमिनल ग्रोथ 14.95% यूपीए में कांग्रेस के समय और भाजपा के समय 5.9%, 10.31%। रियल 6.8% और अब मोदी जी के समय 5.9%। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ 250% और 34.52%। फिस्कल डेफिसिट, ये हालांकि बहुत आम जीवन में असर नहीं होता इसका, लेकिन फिस्कल राजस्व घाटा 4.7% और 5.1% है, वो भी बढ़ गया। अब ये जो बढ़ा है ये घाटा बढ़ा है, इसको नहीं कहिएगा देखिए एक जगह बढ़ा है, ये घाटा है। फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा बढ़ा है। फॉरेक्स रिजर्व ग्रोथ, विदेशी मुद्रा भंडार जिसको कहते हैं, इसकी बड़ी चर्चा होती है। ग्रोथ, इसकी ग्रोथ 222% हुई थी मनमोहन सिंह के समय में, अब मोदी के समय में 91% है। एक्सटर्नल डेब्ट मतलब विदेशी कर्ज, जो बाहरी कर्ज है, वो 224 बिलियन डॉलर से 635 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। अब सोचिए, सेंसेक्स रिटर्न्स 14.2% था, वो 12.9% पे आ गया। ये इसलिए दोबारा दिखाया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये चार्ट जब मन करेगा आप लोग को, जब भी तेज डंका बजे, कान में शोर गूंजे, तो एक बार इसको मैच कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई अभी बात रह गई हो तो 30 सेकंड का और एक फाइनल कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी थोड़ा वक्त आज ले लिया था। यशीष भाई, कुल मिलाकर के कि जो हमारा काम है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पर, जो एक्चुअल पिक्चर है, जैसे आपने कहा ना नॉमिनल और रियल, तो हमारा भी काम है देश को रियल पिक्चर दिखाने का। ये क्या करते हैं, ये ट्रेलर दिखा करके और उसमें मोदी जी तलवार निकाल के जो 56 इंची करके वो सब करते हैं। तो हमारा काम केवल रियल पिक्चर दिखाने का था। इन्हीं का डेटा, इन्हीं के आंकड़े, इन्हीं की सारी चीजें, केवल दर्शक साथियों को ये बताने के लिए कि जो ये रोजी पिक्चर पेंट की जा रही है, ये वास्तव में इस पिक्चर की स्थिति क्या है। और सब लोग, आज देश में जो बेरोजगारी है, जिस तरीके की जो बेरोजगारी की दर है, जो गरीबी की स्थिति है, 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे टिके हुए हैं। जब नई जनगणना होगी वो हो सकता है 95 करोड़ पे पहुंच जाएगी, नेवर नो, क्योंकि अब आपकी जनगणना तो हुई नहीं, 2021 में ड्यू थी। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो इस फर्जी पेंटिंग से काम नहीं चलेगा। हमें झांकना पड़ेगा, हमें फॉल्ट लाइन्स को ढूंढना पड़ेगा, और भक्ति करके घंटी बजाने की बजाय सरकार से रियल सवाल पूछने होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और ये कब तक चलेगा, और ये हमें बर्दाश्त नहीं। इसको जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। वरना मोदी जी के जो मीडिया है, उसने, सुपारी मीडिया ने आज सारा नैरेटिव खत्म करके देश को चौथे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है। आईएमएफ ने कहा कि इंडिया इज लाइकली टू बिकम फोर्थ इन दिस कंट्री। उन्होंने घोषणा कर दी कि भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। जो जापान के प्रति महीना व्यक्ति कमाता है, वो आपकी साल में भी नहीं है 1.84 लाख, वो हर महीने 2.40 लाख कमाता है, आपसे 12 गुना 15 गुना ज्यादा कमाता है। लेकिन आपने जापान को पछाड़ दिया। जैसे मोदी जी ने चीन को पछाड़ रखा है, चीन को जैसे लाल आंख दिखाते हैं, जैसे ट्रंप का औकात बता रखी है, वैसे ही अर्थव्यवस्था की प्रोजेक्शन की जा रही है। इसको केवल उतना ही देखें और हकीकत में झांकें कि कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए और किस दिशा में जा रहे हैं। मेरा तो दर्शकों से यही आग्रह है। बस धन्यवाद, हम चलते हैं। लेकिन एक बात और चलते चलते, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट काफी पहले आ गई थी, ऐलान करने की क्यों जरूरत पड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लहू में बहता हुआ सिंदूर लोगों ने खारिज कर दिया? शायद ऐसा ही है। वो तिरंगा यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर, लहू में बहता खून, सब कुछ फ्लॉप हो गया, क्योंकि देश इस बार सवाल पूछ रहा है, भाई साहब बताइए कैसे हुआ पहलगाम, कैसे हुआ सीज फायर? कुछ भी नहीं बताओगे, राष्ट्रवाद का खाली शोर मचाओगे, नहीं चलेगा। इसीलिए नया वाला डंका आया था। बस इस पर भी ध्यान रखिएगा। इजाजत दीजिए, धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।